नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा ने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद से तो इस्तीफा क्या देना था, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ साथ सुरजीत सिंह सलाथिया, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है और इस बात की पुष्टि की है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने, जो वेरीफाइड उनका ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर लगभग कुछ ही मिनट पहले ट्वीट ये आई है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है, मिस्टर सलाथिया का भी, मिस्टर राणा का भी, और फर्दर एक्शन और कमेंट जो है उसके ऊपर नहीं किया है। साथ ही में देवेंद्र सिंह राणा आज दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। उनकी फ़्लाइट 3:45 की बताई जा रही थी और जिस समय वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, बाहर अपने घर के उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये भी कहा कि जम्मू का हित परम है मेरे लिए, सबसे आगे मेरे लिए जम्मू का हित है, उसके लिए जो भी करना होगा वही करेंगे। साथ ही में बातें ये भी चल रही हैं कि वो दिल्ली जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। उसको लेकर खबरें जो इस समय आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में हेडक्वार्टर है वहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा सुरजीत सिंह सलाथिया के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और उनके साथ साथ देवेंद्र सिंह राणा के भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन MOS भी हैं, उनकी प्रेजेंस में कल वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और साथ ही में MP जुगल किशोर, स्टेट BJP प्रेसिडेंट रविंदर रैना भी उस समय दिल्ली में मौजूद होंगे जिस समय देवेंद्र सिंह राणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से अटकलें चल रही थी कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की थी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था। आज इस बात की पुष्टि जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भी की है और साथ ही में देवेंद्र सिंह राणा ने अपने ट्विटर से प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों चीज़ें जो है वो हटा दी हैं और वहाँ पर केवल 3 टाइम्स लेजिस्लेटर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नगरोटा का नाम पेंडिंग है। इसी पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यही कि देवेंद्र सिंह राणा से रिपीटेडली पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जम्मू का हित मेरे लिए परम है। कैसे देखते हैं अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं? देखिए, ये अपने आप में सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि मैं पहले भी एक बार कह चुका और आज दोबारा से कहूँगा कि जहाँ तक देवेंद्र सिंह राणा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा का ताल्लुक़ है, इनके पारिवारिक संबंध डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार के साथ हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। और पारिवारिक संबंध होने के चलते ही जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र सिंह राणा, जब 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट बनी, तो उस समय बहुत सारे और सीनियर लीडर थे, लेकिन वो सारे सीनियर लीडर लाइन में लगा दिए गए और देवेंद्र सिंह राणा को नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोविंशियल प्रधान बना दिया गया। उसके बाद 10 साल से लगातार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान थे और प्रोविंशियल प्रधान के पद से इस्तीफा भी दे दिया और सीधा जाके भारतीय जनता पार्टी कल 11 बजे, जो हमने सुना है, कल मुहूर्त बड़ा अच्छा है, कहते हैं 11 तारीख का मुहूर्त है, तो मुहूर्त कल का निकला है, तो उसी मुहूर्त के चलते जो है, और उसके बाद उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने पार्टी सीधा सीधा BJP ज्वाइन की, कंसल्टेशन की लगातार। इतने दिनों से वो अपनी जितने भी ब्लॉक्स के उनके अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्षों के साथ वो लगातार बातचीत कर रहे थे, और लगातार उनके संपर्क में थे, वो अपने वर्कर के संपर्क में थे। वो तो वर्कर के संपर्क में और बाकी सभी लोगों के संपर्क में आए, उन सभी लोगों से उनका मत लिया, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि भाई मैं पार्टी छोड़ने लगा हूं, आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो लोगों ने, जब उनकी पार्टी वर्कर्स ने उनको ये कहा कि बिल्कुल आप जहां आप जाएंगे हम आपके साथ हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ी तादाद में वो वोटर है जो कभी भारतीय जनता पार्टी का वोटर था नहीं, ठीक है। तो शायद उनको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद हो सकता है ये वोटर मुझे वोट दे कि नहीं दे, लेकिन जो सुनने में आया है और जो वहाँ देखने को भी मिला वो ये मिला कि बहुत बड़ी तादाद में जो वर्कर आए थे उन्होंने उनको ये आश्वस्त किया कि आप जहाँ भी रहेंगे, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में आप होंगे, हम उस पॉलिटिकल पार्टी में आपका साथ देंगे, समर्थन देंगे। इन कारण क्या समझते हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस पोजीशन पर देवेंद्र सिंह राणा थे, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन थी, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की कुर्सी पर वो 10 सालों से बने हुए थे। साथ ही में क्योंकि उनके पर्सनल ताल्लुक जो हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ भी, उमर अब्दुल्ला के साथ भी बहुत अच्छे थे, तो ये कहा जाता था उनके बारे में पार्टी में कि इज द किंग एंड द किंग मेकर ऑल्सो। तो जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती थी, वो किसी ऑफिशियल कुर्सी पर हो ना हो, लेकिन सरकार जो है वो जम्मू खित्ते में अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब भी सरकार होती थी तो एक
प्रोमिनेंट पर्सन जो माना जाता था सरकार को एक्सेस करने के लिए, वो देवेंद्र सिंह राणा को माना जाता था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर देखा जाए, हालांकि लीडर्स की कमी नहीं है, लेकिन जम्मू खित्ते में एक नाम जो हर एक के माइंड में सबसे पहले आता था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती थी, तो देवेंद्र सिंह राणा का। तो इस टाइम पर आपको क्या लगता है कि क्या कोई कमजोरियां रही होंगी, क्या कोई मजबूरियां रही होंगी, या फिर बस मन उठ गया नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिसके चलते उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया? वो बड़ा एक खूबसूरत शेर है, कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ठीक है, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी जिन मजबूरियों के चलते ये सिलसिला हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ों को थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में हमको देखना होगा। पहली बात तो ये कि एक पॉलिटिशियन अपनी सियासी साख्त को हमेशा ध्यान में रखता है। सियासी साख्त की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिशियन जहाँ से उसने चुनाव लड़ना है, जहाँ से उसने चुनाव जीतना है या जहाँ से उसने चुनाव हारना है, पहली एक कैलकुलेशन तो वो जहन में रहती है। दूसरी कैलकुलेशन ये जहन में रहती है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में हूँ उस पॉलिटिकल पार्टी में मेरा फ्यूचर क्या है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र सिंह राणा का एट द मैक्स फ्यूचर क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस में एट द मैक्स देवेंद्र सिंह राणा का फ्यूचर ये था कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकते थे, इससे बड़े पद पे तो नहीं आ सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय स्थिति है, स्थिति पार्टी की ये है कि पार्टी में नई दिल्ली में जो भी फैसला होगा, नई दिल्ली में जिस भी कैंडिडेट को लेकर, जिस भी नए पॉलिटिकल लीडर को लेकर जो फैसला नई दिल्ली करेगी, उसको पूरी की पूरी पार्टी की इकाई को जम्मू कश्मीर में मानना होगा। और इसीलिए जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को, डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता को और डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह, दोनों को दिल्ली बुला लिया गया है। जो यूटी अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, मेरी जानकारी के मुताबिक उनको भी बुलाया गया है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ बड़े पार्टी के इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कल इस 11 बजे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो जाहिर सी बात है भाई हैं, एमओएस पीएमओ हैं, वो तो जाहिर सी बात है उनका वहाँ पे होना तो लाजमी बनता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कल इतने इंपॉर्टेंट लोग अगर वहाँ पर बुलाए गए हैं और इन सबको आमंत्रण दिया गया है कि आपको भी इस ज्वाइनिंग में हिस्सेदारी लेनी है, भागीदारी लेनी है, अ मैसेज इज बीइंग सेंट अक्रॉस दैट हियर एन इंपॉर्टेंट मैन इज ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी एंड वी वांट यू ऑल टू फॉलो इन लाइन। क्या जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं कि अब जब इलेक्शंस होगी तो मुख्यमंत्री जो है वो जम्मू का होगा, जो मुख्यमंत्री है वो हमारी पार्टी का होगा, तो क्या ये मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढने की कोशिश थी जो अब चेहरा मिल गया? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढने की कोशिश कवायद थी या नहीं थी, बट एक बात तो बड़ी साफ है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा, जिनका एक अपना कद, जिनका एक अपना वर्चस्व, जिनकी अपनी एक पोजीशन समाज में है, जम्मू के समाज में है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है। एक्सेप्टेबिलिटी से मेरी मुराद ये है कि सभी कम्युनिटीज़ में एक्सेप्टेबिलिटी है और लोग उनकी तमाम बातों को बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो एक मुख्यमंत्री के पद के प्रबल दावेदार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन जो है वो चले गए हैं। वो हो सकता है बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं वो हो सकता है वो नाराज़ भी हो जाएं इस बात से कि जी अभी तो पार्टी ज्वाइन ही की और आपने कह दिया कि मुख्यमंत्री के पद के प्रबल दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देश भर में भी थोड़ी नज़र घुमा के देखें तो कल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मंत्री हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य कई और नाम मैं गिनवा सकता हूं जो लोग दाएं बाएं पॉलिटिकल पार्टी से आए और दाएं बाएं पॉलिटिकल पार्टी से आने के बाद बीजेपी में जब पहुंचे और बीजेपी ने जब उनका कद देखा और देखा कि भाई ये लोग तो काम के लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, इनसे हम काम ले सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी अहम भूमिका उनको दी। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपके आज के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कौन है वो कल तक तो सेक्रेटरी थे। यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक फॉरेन मंत्री नहीं मिला। और तो फॉरेन मंत्री मिला कहाँ से? वो एक ब्यूरोक्रेट था, कैरियर ब्यूरोक्रेट से आपने एक फॉरेन मंत्री आपको मिला। इसी तरीके से आज जो ये इतनी बड़ी, और उसके बाद जब मैं अभी वहाँ पर उनके निवास पर था तो मैंने देखा मीडिया का बड़ा जमावड़ा था। सब उनसे ये सवाल पूछ रहे थे कि राणा साहब ये बताइए कि आप अब क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने वही चीज़ें रिपीट करी जो वो कहते रहे हैं कि जम्मू का हित, जम्मू संभाग के लोगों का हित, यहाँ के लोगों की भलाई, यहाँ के लोगों का आने वाला कल, ये सभी चीज़ें मेरी प्राथमिकता हैं। और इन सभी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मैं जहाँ पर भी रहूँगा, जिस भी दल में रहूँगा, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में रहूँगा, वहाँ मैं जम्मू संभाग के लोगों की सेवा करता रहूँगा। मगर यहीं पर इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट है पल्लवी जी, कि ये बहुत बड़ा झटका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए झटका भी है और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है कश्मीर घाटी में, आज वो सारे लोग जो कल तक देवेंद्र सिंह राणा के दबे लफ्जों में क्या कहते हैं मुखालफत किया करते थे या कहा करते थे कि भाई आपने ओवर द
टॉप एक आदमी को लाया और सीधा हमारे सर के ऊपर बिठा दिया, और इतने सारे सीनियर लोग होने के बावजूद जो है, हालांकि देवेंद्र सिंह राणा ने पूरे अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधानी के कैरियर में अगर आप देखेंगे, इन्होंने किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। ये डोडा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अगर बहुत सीनियर आदमी है, वहाँ जाते नहीं थे, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्रधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। छेड़छाड़ नहीं की, क्यों नहीं की? वो सिर्फ इसीलिए नहीं की कि भाई ठीक है, लेट मी ऑल्सो स्टे कंफर्टेबल एंड यू ऑल्सो स्टे कंफर्टेबल। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब कोई आपको ऐसा चेहरा नजर आ रहा है, चेहरे तो बहुत सारे हैं, जो एज एन ऑल्टरनेटिव प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अगर बनता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू खित्ते का, तो उसकी उस तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी जम्मू के लोगों में हो जितनी देवेंद्र सिंह राणा की थी? और हालांकि कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी नगरोटा थी, लेकिन ओवरऑल भी अगर आप जम्मू डिवीजन में देखें, डीडीसी के इलेक्शन में देखें या जनरली देखें, भारतीय जनता पार्टी आगे थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल पीछे थी, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे कहा भी यही जाता है कि देवेंद्र सिंह राणा की वजह से थी। देखें पल्लवी जी, इट इज़ द मीडिया विच मेक्स अ पर्सन लार्जर देन लाइफ, लुक अपीयर लार्जर देन लाइफ। आप एक बहुत छोटे से कद के नेता को, छोटे से कद के नेता से मेरी मुराद ये है कि मान लीजिए कोई बिल्कुल जो इस वक्त प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के लेवल पर भी नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लेवल पर कहीं कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता है, आप उसको मौका देते हैं। मौका जब देते हैं तो आपको क्या पता वही एक बहुत बड़े कद का नेता निकला है। क्यों? क्योंकि जब हम देवेंद्र सिंह राणा की बात करते हैं, उनकी ट्रेजेक्टरी को देखते हैं, तो 10 साल की ट्रेजेक्टरी है, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास तो 10 साल का नहीं ना है। 2009 से पहले भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो कौन लोग थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में चला रहे थे? अजय सहोत्रा थे, अन्य और कई लोग थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चला रहे थे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी व्यक्ति के आने या जाने से उस पॉलिटिकल पार्टी पर कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। हाँ, जहाँ तक जैसे मैंने आपको बोला, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़र्क क्या पड़ेगा? बताइए, डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या ही फ़र्क पड़ेगा? जो उनकी स्थिति कल थी वही आज है, जो कल स्थिति होगी वही परसों भी होगी। अब बताइए, इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? राजौरी पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस है कहाँ पर जो उनको कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिन इलाकों में है, वहाँ पर वो अपने कैडर की वजह से है, वहाँ पर वो अपनी लीडरशिप की वजह से है। अब बताइए, पुंछ में अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो वो अपने कैडर की वजह से है, अपने कैडर की ताकत की बुनियाद पर वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। तो क्या देवेंद्र सिंह राणा के जाने से वो कैडर भी सारा चला जाएगा? नहीं, वो दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से आप रामबन चले जाएं, रामबन में क्या देवेंद्र सिंह राणा के पार्टी छोड़ने से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या रामबन का सारा यूनिट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा? आने वाला कल बताएगा। अगर ज्वाइन करेगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रामबन से भी टुकड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के आने से ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू संभाग में पोजीशन को खास नहीं थी। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस सुकड़ के 5 से 6 सीटों पर आ चुकी थी। अब 5 से 6 सीटों वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस में के पास जम्मू संभाग में दिखाने को क्या था? एक बिश्नाह की सीट दिखाने को थी, दूसरी नगरोटा की। अब नगरोटा वाली भी चली गई तो बचा क्या? बिश्नाह आपके पास बचा। तो कुल जमा बचत आपका नुकसान या फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नुकसान या फ़ायदा तो तब हुआ जब आपको 10 या 12 या 14 सीटों का नुकसान अब आपको होने वाला हो, जो 14 सीटें आपने पिछली बार चुनाव में जीती थी। आपने तो पिछली बार कुछ नहीं जीता था, आपका तो सुगड़ा साफ हो गया था। यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और ये तो सारे सर्वेज भी बता रहे हैं, ये तो अन्य किसी आदमी से भी अगर आप बात करेंगे वो भी आपको ये बता रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चेहरे बदलने की ज़रूरत है, उन्हें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जहां जम्मू संभाग में जो वोट उनके पास है वो वोट बैंक ऑलरेडी उनके पास है। अब अगर कोई पार्टी मुकाबले में कहीं पे थी अभी तक राजनीतिक तौर पर जम्मू संभाग में, तो वो कांग्रेस थी। कांग्रेस के नेता भी निकल के तो बीजेपी चले गए, और अब हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस के भी एक भारी भरकम नेता जो हैं उनके बारे में भी सुन रहे हैं कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी बीजेपी चले। अब तो वो भी सत्य मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब देवेंद्र सिंह राणा, जिनको लेकर अटकलें इतने टाइम से लग रही थी, 2 महीना पहले हम श्रीनगर जाते हैं और हम आम श्रीनगर के लाल चौक में खड़े हुए एक आम आदमी से सुन रहे हैं कि भाई देवेंद्र सिंह राणा तो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। यानी 2 महीने पहले कश्मीर में लोगों को पता था कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, और हम उसको सत्य मानने के लिए तैयार नहीं। ये भी कहा जा रहा है, एक तरफ सोच ये है कि जिस समय डिलिमिटेशन कमीशन के सामने मेमोरेंडम पेश करने की बात आई, उसी समय से जो है देवेंद्र सिंह राणा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो है वो तलखियां शुरू हो गई थी, क्योंकि वो जम्मू की बात जो है वो कह रहे थे कि मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ, चाहे किसी भी पार्टी में हूँ, बात जम्मू की ही करूँगा। वहीं दूसरे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, अपनी कोई कमज़ोरियों को छुपाने के लिए, अन्य ऐसी चीज़ों को माइंड में रखते हुए जो है इन्होंने सोचा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना जो है वो सही है। और भी कोई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? लेट मी जस्ट नेगेट वन थिंग वेरी क्लियरली। देवेंद्र सिंह राणा इज अ shrewd and a very
क्लीन बिजनेसमैन। बिजनेस की तो आप छोड़ दीजिए, बिजनेस आप छोड़ दीजिए, बिजनेस वाला कोई मामला नहीं है कि कोई वो वाली बात हो, क्योंकि ऑलरेडी इनके बड़े भ्राताश्री जो हैं वो इस समय MOS and PMO हैं। तो बिज़नेस वाली बात छोड़ दीजिए, वो चीज़ें जो है इतने बड़े आदमी के ऊपर जो है वो काम नहीं करती। अगर वो काम करने वाली होती तो 5 अगस्त के बाद से लेकर आज तक कर गई होती। तो बिज़नेस वाला तो कोई मामला नहीं है, मामला सियासी है सारा, बिल्कुल मामला सियासी है। मुझे ये कहने में कोई अचरज नहीं है, मामला टोटल सियासी है। और सियासी ये मामला है कि कहीं ना कहीं शायद कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर कोई परेशानी रही होगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलिमिटेशन हो रही है, उस डिलिमिटेशन को लेकर किसी किस्म की कोई परेशानी हो सकती है। पार्टी के अंदर गतिरोध इस बात पर कि भाई आप जम्मू की बात करने लगे हो, प्रखर रूप से आप जम्मू की बात करोगे तो उसका सीधा सीधा नुकसान कश्मीर घाटी में हमें होगा। तो आपको जो है जम्मू की बात अगर करनी है तो थोड़ा सा लोकी होकर करनी, मेलोडोन होकर करनी है। तो राणा साहब को ये पता है कि भाई मेलोडोन होकर तो अब बात बनेगी नहीं जम्मू में। अब अगर जम्मू में बात करनी है तो ठोक बजा के जम्मू की बात करनी है, अगर मुझे वोट लेना है। अगर मैं ठोक बजा के जम्मू की बात करूंगा नहीं तो वोट अब मिलेगा नहीं, क्योंकि जनता वो पुरानी वाली रही नहीं। जनता बड़ी चतुर हो गई है, बड़ी समझदार हो गई है, ठीक है। तो एक तो ये दूसरा गतिरोध रहा होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि भारतीय जनता पार्टी डिस्पाइट बीइंग इन पावर कोशिशें लगातार पार्टी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी ज्वाइन करवाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी का हिस्सेदार बनाया जाए। ये मानसिकता एक समय में कांग्रेस में थी कि भाई मैक्सिमम लोगों को पार्टी में ले आओ ताकि हम मजबूत से मजबूत हमारी पार्टी हो जाए, और कल जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो तो हमारे पास इतने ताकतवर कैंडिडेट हो कि हमें उस मुख्यमंत्री का चुनाव करने में दिक्कत ना हो, कैंडिडेट का चुनाव करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये मुझे लगता है ये भी एक, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि जिसके कारण भारतीय और परसुएशन ज़बरदस्त है। मैं आपको ये भी बताऊं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक मन है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि भाई अगर कोई भी पार्टी के दरवाजे तक आ रहा है या दरवाजे पे दस्तक देता है और उसके बाद अगर हम उसको अपना नहीं बना पाते तो वो हमारी कमज़ोरी है, उनकी कमज़ोरी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी एक जो एटीट्यूड पार्टी का है कि भाई मैक्सिमम लोगों को अपनी पार्टी में ले आओ ताकि हमारे पास पूरे जम्मू संभाग में किसी भी जगह किसी किस्म की कोई ज़बरदस्त अपोजिशन हमको देखने को न मिले। अब इसके साथ में देवेंद्र सिंह राणा के साथ में विजयपुर से सबसे ताकतवर और मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सुरजीत सिंह सलाथिया ने DDC के चुनावों में अपना लोहा मनवाया, जिन्होंने DDC के चुनावों में बता दिया कि बीजेपी की अगर कोई पार्टी मुकाबला कर सकती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये दो बड़े झटके हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक ही दिन में कल सुबह 11 बजे लगने जा रहे हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकली इसका कोई ज़्यादा आप कहेंगे कि कोई बड़ा इम्पैक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू संभाग में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों? उससे सिर्फ केवल मात्र एक सीट है जिस सीट पर फ़र्क पड़ेगा, वो नगरोटा की सीट है जिस पर फ़र्क पड़ेगा, एक विजयपुर की सीट है जिस सीट पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसका कतई भी ये मतलब नहीं कि बाकी क्षेत्रों में जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फ़र्क पड़ेगा। वहाँ मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फ़र्क नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ने वाला नहीं, अनलेस एंड अनटिल वहाँ के भी बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है पार्टी छोड़कर बीजेपी, हो सकता है डोमिनो इफेक्ट हो कि इंतजार किया जा रहा है कि ये पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं। एक बार देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ज्वाइन करते हैं तो इट कुड पेव द वे फॉर ऑल द अदर लीडर्स एज वेल। I do not think it would pave way for the other leaders. Primarily because जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं वो पिछले कम से कम 60 साल से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कैसे देखते हैं 5 अगस्त के बाद ये कहा जा रहा था कि जिस समय और किसी पार्टी का कैडर जो है वो बाकी सभी पार्टीज के कैडर जो हैं वो धीरे धीरे टूट रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे, अपनी पार्टी में जा रहे थे, बाकी पार्टीज में जा रहे थे, PDP टूट रही थी, बाकी सारी पार्टीज टूट रही थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर रिपीटेडली ये कहा जा रहा था कि ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का कैडर इंटैक्ट है, जिस पार्टी के लीडर्स जो है पार्टी छोड़कर नहीं गए। और अब 5 अगस्त 2019 हुए भी अब 2 साल से ज़्यादा का वक्फा गुजर चुका है, अब जाकर ये डेवलपमेंट होना कि पार्टी के 2 बड़े लीडर्स जम्मू संभाग के पार्टी छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ सर्टनिटीज़ एंड अनसर्टनिटीज़। अब कल तक जो संभव नहीं था वो आज संभव है, जो आज आपको असंभव लग रहा है वो कल संभव भी हो सकता है। देवेंद्र सिंह राणा का बीजेपी ज्वाइन करना अपने आप में, जैसे मैंने आपको कहा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सारी इस वक्त भी वी आर गेटिंग कॉल्स, तो ये जो सब टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं तो ये सब वही लोग हैं जो कल तक खुद ये कह रहे थे कि मिस्टर देवेंद्र सिंह राणा इज ज्वाइनिंग बीजेपी। आज जब उन्होंने ज्वाइन किया तो ये फ़ोन करके कह रहे हैं कि क्या वाकई ज्वाइन किया है। तो ये हम साफ तौर पे ये बता दें कि बिल्कुल
वो कल 11 बजे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। और दिल्ली में कल जब वो 11 बजे, और जैसा आपने कहा कि पार्टी का कैडर टूटा नहीं, देखिए पल्लवी जी, मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बताता हूँ आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रक्चर क्या है जम्मू संभाग में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रक्चर जम्मू संभाग में ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मढ़ की सीट जीतती थी जम्मू संभाग में। तो मढ़ से अजय कुमार सदोत्रा हैं। अभी तक मेरे पास कोई समाचार नहीं है कि वो पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन करने लगे हैं। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर बने हुए हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 सीट उनके पास थी जम्मू में नगरोटा, वो देवेंद्र सिंह राणा है, पार्टी छोड़ चुके हैं, 1 सीट का नुकसान। बिश्नाह से उनके पास एक कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थे, उनको लेकर भी अभी तक समाचार नहीं है कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर करेंगे तो कब करेंगे। और बिश्नाह में ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक और बड़े ताकतवर वकील हैं जिन्होंने प्रोग्राम बना लिया है कि वो बिश्नाह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है, क्या वो आने वाले कल में बीजेपी ज्वाइन करेंगे या बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, उस पर भी बड़ा कुछ डिपेंड करेगा। मगर बिश्नाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट थी, ये दैट इज़ नॉट द रियलिटी। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो 1996 के चुनावों में बहुत सारे जम्मू संभाग की सीट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की थी, लेकिन जो बैशंस रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अब वहाँ जाते हैं। अब बताइए पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट, प्रॉपर पुंछ हवेली की सीट। उसके बाद अब सुरनकोट की सीट, वो कांग्रेस की है, वहाँ पर कांग्रेस के साथ इनका मुकाबला है। उसके बाद आप मेंढर चले जाइए, जावेद राणा, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे? नहीं, फिलहाल के लिए कोई ऐसी खबर नहीं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से आप राजौरी में चले आइए तो मुकाबला जो है दो नेशनल पीडीपी और कांग्रेस और पीडीपी का है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। ठीक है, बैशंस कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के? अब डोडा चले जाइए, डोडा एक टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था, लेकिन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया। इंदरवाल एक टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे ताकतवर कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, आज इंदरवाल को कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी है। किश्तवाड़ एक आधी कॉन्स्टिट्यूंसी बचती है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। ठीक है, अब आप भद्रवाह में आइए, भद्रवाह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कुछ नहीं है, वो भी कांग्रेस का बैशन है वहाँ पर। ठीक है जी, रामबन नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक है वहाँ पर। अब वो वोट बैंक रहता है नहीं रहता है वो आने वाला कल बताएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर चमन लाल देवेंद्र सिंह राणा के बड़े करीबी माने जाते थे, अब वो पार्टी में रहते हैं नहीं रहते हैं वो तो आने वाले कल में डिसाइड होगा। वो एक, अब इस सारे समीकरण में अगर आप डोडा में भी देखेंगे तो आपके पास बचता क्या है? बचता है आपके पास रामबन, बाकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं थी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कहें कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी मजबूत थी। अब आप इस तरफ आइए, गुल अरनास और गुलाबगढ़ दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कांग्रेस के पास थी। रियासी आप चले आइए, बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, हवा बहुत था, हंगामा बहुत था, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कैडर तो है इन सभी जगहों पर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन जगहों में से किसी भी जगह जीत के मतलब जीतने की कंडीशन में थी या बड़ी मजबूत थी, ऐसा कहा नहीं जा सकता। हाँ, कांग्रेस इन सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मजबूत है, कांग्रेस का इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुकाबला है, कांग्रेस इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में टक्कर देगी बीजेपी को क्योंकि इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका वोट बैंक है। लेकिन मुझे जम्मू संभाग को अगर ऐसे आंखें बंद करके मुझे कोई कहे कि भाई बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें, तो मैं कहता हूं एक बिश्नाह तो दूसरा नगरोटा। अब मुझे बताइए, इस स्थिति में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोविंशियल प्रधान नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करता है तो क्या उस पार्टी की साख्त को या उस पार्टी के स्ट्रक्चर को या उस पार्टी की वो जो पॉलिटिकल पोजीशन है जम्मू संभाग में, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? डिमोरलाइज जरूर करेगा कैडर को ये, लेकिन डिमोरलाइजेशन का कतई भी ये मतलब नहीं कि कोई बड़ा सियासी हेरफेर इससे होने जा रहा है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई 15 सीटें आ रही थी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की 5 भी नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहले भी यहाँ से क्या कहते हैं 2 से ज़्यादा सीटें नहीं थी जम्मू संभाग से, या 3 से ज़्यादा सीटें नहीं थी जम्मू संभाग से। ठीक है, तो जब 3 से ज़्यादा सीटें ही नहीं थी तो वाई, मतलब हाउ शुड वन लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट राणा साहब कैरीड इज ऑन ऑरा, ऑन इंटेलेक्ट, वो इंटेलिजेंट हैं, विजडम वाले आदमी हैं, उन मतलब एक मजबूत कार्यकर्ता हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ उनके पास है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि सियासत में लोग तोले नहीं जाते
यहाँ गिने जाते हैं। आए हो तो कितने एमएलए लेकर आए हो, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ ये होता है। तो इसलिए जब आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में से देवेंद्र सिंह राणा के जाने से पार्टी का कैडर डिमोरलाइज होगा, पार्टी का कैडर परेशान होगा। लेकिन इसका बिल्कुल भी पल्लवी जी ये मतलब नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी और अब एकदम से वो पोजीशन बड़ी वीक हो गई, इसमें कोई शक नहीं। लेट मी ऐड टू इट कि कांग्रेस के बीच से लुप्त होने के कारण मुकाबला बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो गया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं पर धराशायी कर देती बीजेपी को, ऐसा। बट इज इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर कांग्रेस नाउ? कांग्रेस हैज ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड। कांग्रेस हैज ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड। मतलब कांग्रेस के पास तो मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटियों का भंडार है कि मतलब आप देखें ना, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। वो यंगस्टर्स जो इस वक्त कांग्रेस में हैं, आज नहीं तो 10 साल के बाद देल बी इन मच बेटर पोजीशन। अभी हो सकता ना हो, लेकिन डेफिनेटली देवेंद्र सिंह राणा के बीजेपी ज्वाइन करने का मतलब ये हो गया कि अब नंबर 2 का स्थान जो है, उस नंबर 2 के स्थान की लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगी। और अब कांग्रेस की अब ये भी देखना है कि क्या आने वाले दिनों में जो बची खुची कांग्रेस है वो कांग्रेस ही रहती है, वो भी बीजेपी हो जाती है। अगर बची खुची कांग्रेस रहती है तो मुकाबला होगा। अगर वो भी बीजेपी हो गई तो फिर तो यूनानिमसली इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। यूनानिमसली इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या जम्मू डिक्लेरेशन, जिसकी बात सबसे पहले देवेंद्र सिंह राणा ने की थी, ये कदम क्या उस जम्मू डिक्लेरेशन को फैसिलिटेट करेगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको लोग अक्सर कहते हैं कि जम्मू की आवाज़ है, हालांकि नाराज़गी भी भारतीय जनता पार्टी से देखने को मिलती है, लेकिन वहीं इट्स अ स्ट्रॉन्ग पार्टी इन जम्मू डिवीजन, एटलीस्ट इट कैन बी सेड। और साथ ही में अब बाकी जितनी पार्टीज़ हैं, वो जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सेम टेबल पर आकर बातचीत नहीं भी करना चाहती थी, अब क्या आपको लगता है कि देवेंद्र सिंह राणा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद जम्मू डिक्लेरेशन का नेतृत्व जो है वो किया जा सकता है? इज इट अ सूटेबल पोजिशन? यस, आई एग्री विद इट। देवेंद्र सिंह राणा कैरीज दैट ऑरा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ही हैज़ दैट कैपेसिटी, दैट पोटेंशियल, दैट एबिलिटी कि वो कैरी ऑन कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को खींच के पार्टी में ला सकते हैं। देयर इज नो डाउट, आई हैव नो डाउट्स अबाउट दैट। ही कैरीज दैट वेट, ही कैरीज दैट पॉलिटिकल वेट, जिस पॉलिटिकल वेट के चलते वो चाहें तो किसी को भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ला सकते हैं। और देवेंद्र सिंह राणा के आने से वैसे भी पार्टी की जो अभी भी छवि जो है, उस छवि में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर तो नहीं हो आने वाला। लेकिन हाँ, देवेंद्र सिंह राणा के आने से ये ज़रूर होगा, बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जो बीजेपी से दूर हैं या बीजेपी के पास नहीं आ रहे थे इतने टाइम से, वो भी अब आपको बीजेपी के करीब नज़र आएंगे। और देवेंद्र सिंह राणा ही कैरीज दैट वेट। अब आप खुद ही हिसाब लगाएं ना कि जिनकी ज्वाइनिंग के लिए 2 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को, पार्टी के अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया जा रहा है, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि ये कितना सिग्निफिकेंट और कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र सिंह राणा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, जिनको लेकर कई हफ्तों से अटकलें ये चल रही थी कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। आज फाइनली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जब ये आया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रेजिग्नेशन मिस्टर राणा का भी और सुरजीत सिंह सलाथिया का भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस बात की पुष्टि हो गई कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि वो दिल्ली चले गए हैं कि कल 11 बजे के बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या उन्हें इमीडिएटली कोई ऑफिशियल पोजीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में दे दी जाती है, या फिर उन्हें उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? और इसका भारतीय जनता पार्टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि जो वर्कर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ सालों से जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी एक सवाल है कि हम जो सालों से इस पार्टी में एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे, जब हमारी बारी थी सत्ता का सुख भोगने की, अब अगर उन्हीं लोगों को लाया जाएगा पार्टी में जो लोग ऑलरेडी दूसरी पार्टीज़ में रहकर सत्ता का सुख भोग चुके हैं, तो हमारे लिए फिर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी एक परसेप्शन जो है वो बन चुकी है कि देवेंद्र सिंह राणा के भारतीय जनता पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी को ही लेकर जो नाराज़गी जम्मू में देखने को मिल रही थी, हो सकता है उसमें कोई कमी आए, या फिर
जो भारतीय जनता पार्टी रिपीटेडली कह रही थी कि अगली बार जब चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री जो है वो जम्मू का होगा, मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा ही ढूंढते ढूंढते भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र सिंह राणा के पास पहुंची है और देवेंद्र सिंह राणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं?